सही विकल्प को चुनें। पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने पर सांस लेना कठिन होता है, क्योंकि ऊपर जाने पर क्या होता है, वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो उस हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का मात्रा ऊपर जाने पर ऊपर ऑक्सीजन कम मिलती है और इसलिए दिक्कत होती है। अगला है, पहले कौन सा भाग गर्म होता है? तो पहले स्थल का सतह गर्म होता है। अगला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, तो 20.99%। वायुमंडल का सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल। वायुमंडल की सबसे पहली परत है क्षोभ मंडल। रेडियो तरंगें किस परत से परावर्तित होकर पृथ्वी पर वापस लौटती है? तो आयन मंडल। तो रिक्त स्थानों को भरें। समताप मंडल का आरंभ क्षोभ मंडल के बाद होता है। तो अगला है, बाह्य मंडल का फैलाव कितना कितना किलोमीटर तक है? तो ये 400 से 600 किलोमीटर तक है। 400 से 600। हल्की गैस ब्रह्मांड बाह्य मंडल से अंतरिक्ष में तैरती रहती है। ठीक है, बाह्य मंडल का विस्तार पृथ्वी की सतह से डैश किलोमीटर या 1000 किलोमीटर तक ऊंचाई, वायुमंडल की का विस्तार पृथ्वी की सतह से 1000 किलोमीटर तक ऊंचाई पर तक है। वायुमंडल में सबसे अधिक यहाँ पे नाइट्रोजन गैस भराएगा, नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। तापमान बढ़ने से ध्रुवों के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। हाँ, तापमान बढ़ने से क्या होता है, ध्रुवों के जल स्तर में क्या होती हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। समुद्र के जल स्तर में यहाँ होगा, समुद्र के जल स्तर में वृद्धि हो जाती है। समुद्र, ध्रुव के बर्फ पिघल जाते हैं और यहाँ समुद्र के जल स्तर में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अब निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के गैस घटक का वृत्त दिखाइए। तो वायुमंडल किसे कहते हैं? वायुमंडल के गैसों के घटक का वृत्त दिखाइए। तो पृथ्वी के चारों ओर घेरे हुए गैसों के आवरण को वायुमंडल कहते हैं। मुख्य गैस यहाँ पे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है। नाइट्रोजन 78%, 8.03%, ऑक्सीजन 20.99%, ऑर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। इस तरह से इसका वृत्त चित्र हम लोगों को बनाना है। चलिए वृत्त चित्र बना लेते हैं इसका। हो गया। अब क्या करना है हमको, इसमें प्रतिशत दिखाना है। तो सबसे ज़्यादा है प्रतिशत किसका? तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत है नाइट्रोजन का। तो ये हो गया आधा आधी 50%, तो 50% ज़्यादा हो गया नाइट्रोजन। तो इस तरह से हो जाएगा। ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ हो गया। ये हो गया नाइट्रोजन का प्रतिशत N2। ठीक है, ये नाइट्रोजन प्रतिशत हो गया। ये कितना है, 78 पॉइंट कुछ प्रतिशत है, 8.03%, 8.03%, यानी इधर वाला क्षेत्र। इधर इस तरह से बना लेना है। और फिर है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना है, 20.99%। तो चलिए 20 एक और लाइन खींच लेते हैं हम लोग, इस तरह से खींच लेते हैं। तो ये ले लेते हैं हम लोग, ये हो गया ऑक्सीजन O2। ये कितना है, 20.99% है, 20.99%। बाकी कार्बन डाइऑक्साइड मान लेते हैं ये वाला है, ये एक और लाइन बीच में ले लेते हैं। ये ऑक्सीजन हो गया और ये हो गया कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला ले लेते हैं 0.0, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%, और ऑर्गन ये वाला ले लेते हैं 0.93%, और एक और ले लेते हैं अदर जो बाकी बच गया। इस तरह से बना देना है और इस तरह से अलग अलग प्रतिशत दिखा देना है सबका। तो ये हमारा हो गया वृत्त चित्र। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। जब सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह से परावर्तित होकर लौटती है, कहाँ से? तो पृथ्वी की सतह से जब सूर्य की किरण टकरा के परावर्तन होता है और वायुमंडल की कुछ गैसें जैसे CO2 है, CH4 है आदि, उन्हें क्या करती है, वही जो गैस पृथ्वी पर आती है, वो जो सूर्य की किरण आती है तो सूर्य की किरण को क्या करती है, अवशोषित करके पृथ्वी को गर्म कर देती है, और इसे ही ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ग्रीन हाउस पर प्रभाव यही है कि वायुमंडल में जो भी गैसें हैं उसकी वजह से सूर्य की प्रकाश जब धरती की सतह से टकरा कर वापस लौटती है तो ये अवशोषित कर लेती है और अपने आप में रखती है और धरती को गर्म करती है। जब ये अवशोषित कर ली तो धरती में है यह गैस, तो यह गर्म हुई तो धरती का वायुमंडल क्या हुआ, गर्म हुआ। इस तरह से यही है ग्रीन हाउस प्रभाव, यानी वातावरण गर्म होना। ठीक है, तो यही ग्रीन हाउस प्रभाव है। अगला है, कार्बन डाइऑक्साइड भी जीवन के लिए जरूरी है, कैसे? कार्बन डाइऑक्साइड
प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए आवश्यक है। वे ऑक्सीजन छोड़ते हैं। कौन? तो पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं और यह ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा तापमान बनाए रखने में भी सहायक होते हैं। अगर कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 ये सब गैस क्या करता है? तो धरती के तापमान को एक निश्चित तापमान तक बनाए में, क्योंकि वो प्रभाव जो ग्रीन हाउस प्रभाव में वो गैस ग्रीन हाउस में पड़े थे कि वो सारी गैसें क्या करती है, तो सूर्य की प्रकाश को अवशोषित करती है और रखती है धरती के ऊपर, धरती को गर्म रखती है। अवशोषित कर ली अगर सूर्य के प्रकाश को, तो वह गर्म हुई और धरती इससे गर्म हुआ, तो क्या करता है, ग्रीन हाउस प्रभाव के द्वारा तापमान भी बनाए रखने में सहायक होता है। अगर ये गैसें नहीं होती पृथ्वी के ऊपर, अगर पूरा का पूरा सूर्य का प्रकाश टकराने के बाद अगर धरती से परावर्तन पूरा का पूरा हो जाता, तो धरती में क्या होता, बर्फ जमी हुई होती है। और इन्हीं गैसों के कारण क्या है, जीवन हम लोग जी पा रहे हैं, क्योंकि ये धरती को एक निश्चित तापमान देने में मदद करती है। पृथ्वी के तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा बढ़ता है। कैसे? तापमान बढ़ने से ग्लेशियर पिघलते हैं। जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो समुद्र स्तर बढ़ता है। सूखा, बाढ़ और चरम मौसम की घटनाएं भी बढ़ जाती है। जब तापमान बढ़ेगा तो सूखा बढ़ेगा, बाढ़ बढ़ेगा और चरम मौसम प्रभाव, एक्सट्रीम वेदर कंडीशन भी बनेगी। तो इससे क्या होगा, जीवन संकट में पड़ जाएगा। तापमान बढ़ने से जीवन के लिए खतरा है। और ग्लेशियर जो है, ग्लेशियर मतलब जहाँ पे बर्फ का पर्वत जो होता है, वो ग्लेशियर जो होता है वो भी क्या होगा, पिघलने लगेगा। अधिक तापमान, ग्लेशियर पिघलेगा तो उससे क्या होगा, उससे बाढ़ आने का खतरा बन जाएगा। समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा और इस तरह से जीवन के लिए खतरा बनेगा। अगर फिर और दूसरी बात, अगर तापमान बढ़ा तो सूखा भी हो सकता है। दूसरी तरफ तापमान बढ़ा तो सूखा भी हो सकता है। एक पहलू यह भी है, ग्लेशियर पिघलेगा और बाढ़ भी आ सकता है। तो दोनों संभावना, जहाँ जैसा वहाँ वैसा स्थिति होगा। ये ज्योग्राफिकल लोकेशन पर निर्भर करेगा। कहीं बाढ़ होगा तो कहीं सूखा होगा, तो कहीं चरम मौसम की घटनाएं होगी। रेडियो और दूरदर्शन तरंगों के माध्यम से, रेडियो और दूरदर्शन तरंगों के माध्यम से हम किस माध्यम से हम तक पहुंचती है? रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें किस माध्यम से हम तक पहुंचती है? तो रेडियो और दूरदर्शन की तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंग है। और ये क्या करती है, ट्रांसमीटर से निकलकर वायुमंडल के आयन मंडल नामक परत से परावर्तित होती है और पृथ्वी की सतह पर रिसीवर जैसे रेडियो या टीवी एंटीना तक पहुंचती है। इस प्रक्रिया से दूर दराज के क्षेत्रों में संचार हो पाता है। तो ये हम तक कैसे पहुंची? तो ये रेडियो और दूरदर्शन तरंगें यहाँ से क्या हुआ, धरती आयन मंडल से जाके टकराई, वहाँ से जाकर परावर्तित हुई है तरंगें। परावर्तन होने के बाद क्या हुआ, पृथ्वी की सतह पर स्थित रिसीवर जो होता है, रेडियो जैसे एंटीना तक पहुँचती है और इस प्रक्रिया से द्वारा दूर दराज के क्षेत्रों से संचार हो पाता है। तो क्या होता है, रेडियो और दूरदर्शन तरंगें हम पहले यहाँ से धरती पर से भेजते हैं, वहाँ जाके टकराती है आयन मंडल में। आयन मंडल से टकराने के बाद ट्रांसमीटर से निकलकर वायुमंडल क्या होती है कि ये तरंगें ट्रांसमीटर से निकलकर वायुमंडल के आयन मंडल, तो ट्रांसमीटर से कहाँ गया, आयन मंडल, वहाँ जाके परावर्तित हुई। परावर्तित होने के बाद रिसीवर में गया और इस तरह से दूर दराज के क्षेत्र से, जैसे टीवी और रेडियो एंटीना को ही रिसीवर बोलते हैं, जो लगा हुआ रहता है, और वहाँ पे इस प्रकार से दूर दराज के क्षेत्रों में संचार इससे हो पाता है। जो रिसीवर में आया तो हमको, मेरे पास आ गया वो तरंगें और इसका इस्तेमाल हम लोग कर पाते हैं। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला है 7 नंबर क्वेश्चन, शीत प्रदेशों और ध्रुवों पर सब्जियों का उत्पादन कैसे करते हैं? तो शीत प्रदेशों और ध्रुवों में मौसम अत्यंत ठंडा होता है, जिससे खुले मैदानों में खेती करना कठिन होता है। इसलिए वहाँ ग्रीन हाउस टेक्निक का उपयोग किया जाता है। क्योंकि क्या है, शीत और ध्रुवों पर मौसम बहुत ठंडा होता है, और जब बहुत ठंडा होगा तो वहाँ बर्फ जमेगा, खुले मैदान में खेती करना कठिन होगा, और इसलिए वहाँ ग्रीन हाउस तकनीक क्या होता है, एक पॉली हाउस लगा दिया जाता है। और जब सूर्य की किरण उसमें आती है तो वो पॉली हाउस क्या करता है, उस पॉली हाउस के अंदर का तापमान, यानी सूर्य की किरणों को अवशोषित करके उस पॉली हाउस के अंदर रखता है, जिससे क्या होता है, वहाँ एक निश्चित तापमान जितनी जरूरत होती है उतना मेंटेन हो पाता है, जितनी सब्जियाँ की खेती के लिए उपयुक्त होता है। इस प्रकार से क्या होता है, शीत प्रदेशों में इस तकनीक का, ग्रीन हाउस तकनीक का उपयोग किया जाता है। इस तकनीक में एक पौधा को एक प्लास्टिक या कांच में बंद संरचना में उगाया जाता है, जहां तापमान, नमी, प्रकाश कृत्रिम रूप से नियंत्रित किया जाता है। तापमान, नमी और प्रकाश सबको मानव नियंत्रित करता है उसके अंदर, उस प्लास्टिक और कांच के अंदर जहाँ पे पौधा लगा हुआ है। इस पौधे को अनुकूल वातावरण भी वहाँ मिलता है, वे ठंडे क्षेत्रों में अच्छी तरह से भी उग जाते हैं। कभी कभी हाइड्रोपोनिक में क्या है, बिना मिट्टी के पानी में खेती, यानी उसमें मिट्टी भी नहीं लगता है, इस प्रकार की खेती में, और पानी में हाइड्रोपोनिक में खेती होती है। एलईडी लाइट की सहायता से भी सब्जियां उगाई थी। तो शीत क्षेत्र में इस प्रकार से सब वहाँ पे खेती होती है। अगला है, ओजोन परत को खतरे से बचाना जरूरी है। क्यों और कैसे? तो ओजोन परत हमें सूर्य की पराबैंगनी किरणें, कौन सी किरणें, तो पराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रे से क्या करती है, बचाती है। और ये किरणें क्या करती है, इसके क्षरण से त्वचा, फसल और जलीय जीवन को क्या होता है, नुकसान होता है। अगर मान लिया जाए ये किरणें डायरेक्ट हमारे शरीर पे आ जाए या हमारे वातावरण में आ जाए, तो इससे क्या हो जाएगा, इससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। किसका? तो फसलों का नुकसान हो जाएगा, जलीय जीवन का नुकसान हो जाएगा, और त्वचा में कैंसर का कारण बन जाएगा। इससे बचने के लिए CFC जैसे हानिकारक गैस जो है, CFC जैसे हानिकारक गैसों को क्या करना चाहिए, CFC जैसे हानिकारक गैसों का उपयोग बंद करना चाहिए। CFC क्या है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, जो कि एक बहुत ही घातक
गैस है जो क्या क्या करता है, CFC, HFC, इस तरह से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, इस तरह टाइप के जो भी हानिकारक गैस हैं जिससे ओजोन लेयर को क्षति होती है, इन सभी गैसों का उपयोग करना हम लोगों को कम करना चाहिए और बंद कर देना चाहिए। जिससे क्या होगा कि पराबैंगनी किरण, और अगर ओजोन मेरा सुरक्षित रहा तो पराबैंगनी किरण क्या होगा, उससे होते हुए धरती पर डायरेक्टली नहीं आएगा। ओजोन परत क्या करेगी, उसे रोक देगी अगर ओजोन मेरा सही रहा तो। ये सारी जो केमिकल्स है CFC, HFC या अन्य प्रकार के केमिकल जो कि ओजोन लेयर को क्या करते हैं, क्षति करता है, अगर ये सब कम नहीं, अगर नहीं कंट्रोल कर पाए हम तो ओजोन मेरा क्षतिग्रस्त हो जाएगा। पराबैंगनी किरण डायरेक्टली आएगी तो त्वचा में कैंसर होगा, फसलों को नुकसान होगा, जलीय जीवन को नुकसान होगा। इसलिए इसका उपयोग कम करना पड़ेगा।